कृतिका रिमूव हो गई मीटिंग से। नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर सिर्फ उसका क्या नाम है, ऑर्गेनिक का बेटा। इनऑर्गेनिक का कहाँ से नोमेनक्लेचर आ गया? वो गलती से दिया हुआ था तुम लोगों को इस टेस्ट में बेटा, मैंने शायद बताया भी था तुम लोगों को। यस उसमें से कोई क्वेश्चन ही दिखा होगा तुम लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले लेवल ऑफ पेपर की बात कर देती हूँ। तो लेवल ऑफ पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, है ना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट था पेपर। इसके पीछे कहने का रीजन ये है कि जब मैं आप लोगों का पेपर सोल्व कर रही थी तो मुझे भी टाइम लग रहा था क्वेश्चन को सोल्व करने में, बिकॉज लेंथी कैलकुलेशन थी। बट मेरे पास तो चलो कैलकुलेटर था, तो मैं उससे फटाफट मैंने सोल्व किए। बट तुम्हें शायद टाइम लगा होगा जो बच्चे ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, सो यस, थोड़ा स्कोर कम आ सकता है इस वाले टेस्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस जो थे, आ रही हो राहुल बेटा एक बार रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं थे कि सारे के सारे सवाल डिफिकल्ट थे। सवाल कुछ ऐसे भी थे जो कि देखते ही आप लोगों से बन जाएंगे, या फिर थोड़ा सा जिसमें सोचना था हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इजी वाली कैटेगरी में। ठीक है, इजी वाली कैटेगरी में काफी सारे 10 से 11 सवाल थे जो कि इजी टू मीडियम वाली कैटेगरी में थे, जो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग कर सकते थे। मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने बताऊंगी ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे। बट ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है इस बार क्लास का थोड़ा सा डिप हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट टेस्ट। ठीक है, तो आप प्लीज अपनी मिस्टेक एनालाइज कर लीजिए कि क्या क्या गलतियां तुम करके आए हो, और देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को कर रही हूँ और आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन को किया था, सो दैट आप अपनी गलतियों को पकड़े। और हाँ, जिसने जितना पेपर अटेम्प्ट किया था ना, आपको पहले सबसे पहले उसमें से चेक करना है कि जो आपने अटेम्प्ट किया उसमें से कौन से अरे राहुल एक मिनट रुक जाओ, उसमें से कितने गलत हुए आपके। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमने अटेम्प्ट किए वो भी अगर उसमें से भी गलत हो गए ना, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो आप साथ साथ देखो, आप अपना रिपोर्ट ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ एक रफ नोटबुक ओपन कर लो या अपनी मिस्टेक की नोटबुक, जो भी जहां पे भी तुम करोगे, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ दोबारा से सोल्व करना है पूरा पेपर। इज दैट क्लियर? अब बोलो राहुल, क्या कह रहे थे तुम? मैम मिल गई, पर उसमें 2023-24 के ही हैं। क्या कह रहे हो आप? मैम जो आपने भेजी थी जीओसी की डीपीपी, उसमें आपने लिखा कि 2023-24 के हैं इसमें पीवाईक्यू, और आपने टिक लगा रखे हैं, तो ये वही वाली नहीं है। तो ये क्या नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा? अब खुल गया, मैंने आपको शेयर भी कर दिया, आप देख लेना, वही है शायद। हाँ, थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू, तुमने तो मेरा 10-15 मिनट बचा दिए, थैंक यू। हाँ यही थे, ठीक है, चलो ठीक है, टिक लगाया हुआ है ना, मेन बस वही देखना था मेरे को। चलो ठीक है, ऑल राइट। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, आप प्लीज उसको देखिएगा जरूर। तो मैं ट्राई करूंगी क्वेश्चन नंबर, मतलब सोल्व करूंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 26। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब तो मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू भी ठीक हो चुका है। चलिए आइए, तो सबसे पहले 26 जो क्वेश्चन था वो था आपका, हाँ जी बाकी बच्चे आर्यन, संदीप, सुमित, तुम लोगों के भी कोई खास नंबर आएंगे इस बार एज कंपेयर टू लास्ट टेस्ट, तो प्लीज तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जो है क्या गलती करके आए हो। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, ताकि घर पे टाइम सेव हो जाए तुम्हारा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। तो देखो ये जो सवाल आया था बेटा, वो आया था अपना केमिकल इक्विलिब्रियम से, है ना। मैंने तुम्हें बोला था वैसे कि अगर तुम्हें आयनिक नहीं आता तो इट्स ओके, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं कभी आयनिक करो, लेकिन ना केमिकल में करने में तुम फायदे में रहोगे, स्पेशली वो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी है जिनकी, उनको थोड़ा 11th पढ़ना पड़ेगा, मैंने जैसे कि आप लोगों को हमेशा से बोला है। तो केमिकल और आयनिक में अगर आपको एक सिलेक्ट करना होगा तो मैं कहूंगी केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन भी
ज्यादा मुश्किल नहीं आता और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, तो आप वो चैप्टर को प्रायोरिटी पे रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें बोला था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हाफ हो गई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है ना। तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या होगा? वो चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, पी ब्लॉक एलिमेंट से था। तो आपको बोला है इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर सी होगा। जिसको याद था वो कर लेगा। याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि बिस्मथ +5 एग्जिस्ट नहीं करता है। याद करो, एक्सेप्ट BiF5। ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, तो ये फ्लोरीन के साथ ही +5 में दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आना था? सी आना था। बाकी आर्सेनिक, पहला ऑप्शन, बी, डी, दो तीनों ही करेक्ट है। तीनों जो है वो हो सकता था। तो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन था, आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मैंने करवा नहीं रखा, मैंने करवा भी रखा आपको। तो आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चल उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। मैं उन पे टिक मार्क मैं उस पे लिखती जाऊंगी जो आपको करने चाहिए थे। आगे चलो। 8 मोल ऑफ AB3 इज इंट्रोड्यूस इनटू ए 1 लीटर वेसल। आपको ये कह रहा है कि डिसोसिएट इसमें हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे 2 मोल A2 बन रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसके लिए तो बहुत आसान सवाल है ये। बाकी जिसने नहीं पढ़ा तो वो छोड़ दिया होगा। देखिए, स्टार्टिंग में कितना है? 8 मोल है, तो ये नहीं बना होगा। इक्विलिब्रियम पे कुछ मतलब माइनस हुआ होगा, तो इसमें से 2x गया होगा, ये x बना होगा और ये 3x बना होगा। इक्विलिब्रियम पे 2 मोल बना है, यानी कि A2 का, तो x कितना हुआ? 2 हो गया। तो ये B2 क्या हो जाएगा? 6। बोलो, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? AB3 4। तो बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? B2 का क्यूब A2 बाय AB3 का स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर, और आपको वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? 36 × 6, और ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना। 27 आ गया ये आंसर। ठीक है, चलो। प्रिंस हो गया, श्रुति, सक्षम, नेत्रेश, अमल, गौरव, गर्व। ठीक है, हर्षित, आरुष, ऋषि। ठीक है, बहुत। उसके बाद 29 पे आते हैं, बोन डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी आप लोग कर सकते थे। देखो, इजी तो केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं, बट मैं उस पर टिक इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मैं अभी सिर्फ 12th कंसीडर कर रही हूँ। मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक स्टूडेंट 12th भी पढ़ के गया है तो कितने बना सकता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो ये वाला तो हमने बहुत, मैंने स्पेसिफिक बोला था, ये तो भाई साहब आना ही चाहिए आप लोगों को। Cl2, ये भी पी ब्लॉक का ही है वैसे सवाल। Cl2 की सबसे ज्यादा होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर Br2 की, F2 की, Br2 से भी पीछे आ जाती है, और लास्ट में I2। क्योंकि FF में क्या होता है? बॉन्ड डिस्टेंस कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो जिसको याद था वो कर लेगा ये सब। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30। आसान है ये। बहुत बार अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो पता नहीं कितनी बार, तो शायद एक टेस्ट पहले भी था ये। आपको सब में आयरन की हाइब्रिडेशन बतानी है, तो इधर आओ। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो, वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने कहा था वोटर को जनरली वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही कंसीडर करो। कुछ स्पेशल केसेस थे वो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 WFL है, तो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज sp3d2। आप निकाल के भी देख सकते हैं। उसके अलावा CnSFL है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो पेयरिंग होगी D2sp3 आएगा। क्लोरीन WFL है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो D2 sp3 सॉरी sp3 D2 D2 sp3 और बोलो sp3। ये वाला क्वेश्चन किसने गलत किया था जरा मैं जान सकती हूँ क्या, या इस बार चीटिंग नहीं चले भाई, ऑफलाइन में बताओ भाई। हंस क्यों रहे तुम लोग, मतलब मैं सही बोल रही हूँ, तुम लोग हंस के फिर ना वो वाली बात कर देते हो कि मतलब ठीक है। सच्ची बताओ सुमित, ये गलत था तुम्हारा? नो मैम ठीक था। इस बार कहाँ गड़बड़ कर दी बाय द वे तुमने? केमिस्ट्री में सब कम मार्क्स है ना थोड़े। यस मैम। हाँ तो वो देख के बताना है आपको कहाँ गड़बड़ हुई है। चलो 31 पे आते हैं। आपसे पूछा इनमें से करेक्ट स्टेट, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन की। ये कौन आया, ये कौन सा टाइम है आने का? अच्छा मनीषा आ गई, ठीक है जी। तो इसमें देखो क्या पूछा है कि HNO2 ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। याद करो कि लोग के वो दिन, नहीं तो तुम जनरल बात, तुमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी है ना तो भी तुम कर लोगे एक सवाल। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पॉजिटिव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा +3, तो +3 से वो ज्यादा में भी जा सकते हैं कम में भी जा सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन अपनी -3 से +5 तक दिखाता है ना। और नाइट्रोजन यहाँ पे HNO3 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फिर सिर्फ वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कम वाली में जा सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 जा सकती है, ये भी ठीक है। याद करो मैंने तुम्हें फॉस्फीन भी बताया था जिसमें -3 है, +5 भी इसकी मैक्सिमम होती है, तो -3 से +5 ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसने मना किया? यानी कि आंसर तो ये होगा। नहीं तो तुम वैसे भी देख सकते थे कि NaOH और H2SO4 तो तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा, तो ये रिडॉक्स तो है ही नहीं। ठीक है, रिडॉक्स में क्या होता है, साइमल्टेनियसली आप लोगों का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए था। अभी तक मैंने कितने बोल दिए तुम्हें? 2 3 4 ही बोले अभी तक मैंने, है ना? हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन 32, ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है बट इन्होंने डाल दिया, इट्स ओके। अगर आपको नहीं आता था तो मत अटेम्प्ट करते, या थोड़ा सा भी अगर आपको पता था तो फिर आप कर देते। वो कह रहे हैं कि एक गैस तो ऐसी है जो लीच करती है कलर ऑफ फ्लावर बाय रिडक्शन, मतलब कहने का मतलब है कलर सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज कर देती है, और दूसरा ऑक्सीडेशन से। Cl2 होगा करेगा ऑक्सीडेशन से और SO2 करेगा रिडक्शन से। तो ये दोनों गैसेस होती हैं जो कलर को कलरलेस में कर देती है। याद करो, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें शायद एक रिएक्शन भी बताई थी, MnO4 नेगेटिव के साथ तुम SO2 लेते हो तो वो Mn+2 में चेंज हो जाता है कलरलेस में। तो अगर याद था तो ठीक है, वरना फिर छोड़ के आए हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं 33। ये क्वेश्चन जो था वो केमिकल काइनेटिक्स था। नहीं आएगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट ना आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि लाइक ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है, तो ना आने के चांसेस ज्यादा हैं, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ओके आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 33। अरे यार कौन आ रहा है इस टाइम? हाँ ये तो सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। चलो चलो भाई, इसको मैं कहना चाहती हूँ कि तुम लोग अभी के अभी ट्राई करो। कृतिका किया था आपने ये क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम, बट आंसर गलत था। कैसे किया था एक बार बताओ सारी क्लास को। ये क्या क्लास का टाइम क्या 9 बजे का था क्या? साढ़े 9 बजे टपक रहे हो हैं?
हाँ क्या नाम बोला मैंने? कृतिका। कृतिका, आप एक बार बताओ कैसे किया था आपने क्लास को? प्रिंस राठौर, आपने किया था? मैम किया था, लेकिन गलती से ऊपर वाले का आंसर मार्क कर दिया। मतलब क्या किया था? आंसर आ गया था तुम्हारा? यस मैम, आंसर आ गया था, वो टिक करने में ऊपर वाला मार्क कर दिया। अरे रे रे। चलो कोई नहीं। देखो, ये क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है, सच बताऊं तो मैं इसको थोड़ा मीडियम लेवल में रखूंगी। देखो, क्या पूछा था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपसे पूछा था बेटा, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर so as to get a solution which has a difference of इतना between boiling and freezing point, है ना? तो आपको बोला boiling point और freezing point के बीच में डिफरेंस ये था। तो तुम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सब बच्चों को पता है, डेल्टा टीबी होता है, टीबी माइनस टीबी नोट, और डेल्टा टीएफ होता है टीएफ माइनस। सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं आता था, बट उसकी तो जरूरत ही नहीं थी बेटा, है प्रिंस? उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। अरे यार, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? वैसे याद रख लो, C12H22O11 होता है, मैंने तुम्हें कहा था याद रखना, 342 होता है इसका, ठीक है? लेकिन वैसे जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपको मोल्स निकालने थे ना। चलो एक बात बताओ, हमें पता है ये Kb इंटू मोलालिटी के बराबर होता है, ये Kf इंटू मोलालिटी के बराबर होता है। तुम्हें क्या दिया हुआ है? Tb माइनस Tf दिया हुआ है ना, यही तो दिया हुआ है। तो अब Tb माइनस Tf दिया हुआ है, तो क्या करूं मैं? तुम खुद सोचो, ऐड कर दूं 1 और 2 को? मेरे को लग रहा है उससे आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो Tb माइनस Tb नोट प्लस Tf नोट माइनस Tf, Kf प्लस Kb इंटू मोलालिटी। अब देखो सवाल बहुत आसान हो गया है। 103.5 और Tb नोट क्या होता है? पानी, पानी दिया हुआ है ना 100 डिग्री, और Tf नोट क्या होगा जी, और ये होगा 1.86.52 मोलालिटी। तो मोलालिटी निकाल लो यहाँ से, 3.5 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? 2.3। इसको सॉल्व कर लो। आप 2.4 ले लो, क्योंकि ना ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन भी आप ले लेते हो तो आंसर के पास पहुंच जाओगे। आप 2.4 ले लो, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, तो इसका एग्जैक्ट मैं 1.47 ले रही हूँ, ठीक है? चलो मोलालिटी आ गया। मोलालिटी क्या होता है बताओ भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1.47 मोल्स आपको निकालने हैं, सॉल्वेंट का मास 500, केजी में बदलने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, बस ये हो जाएगा आप लोगों का। तो 1.47 बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 700 के आसपास आएगा। बोलो भाई क्या कहते हो? 700 मिलीमोल्स। वैसे तो 0.735 कुछ आएगा ये करने के बाद, तो मिलीमोल्स में जब आप करोगे तो डी आंसर इसका आएगा। और मैं फिर बोल रही हूँ, ये पेपर में भी आ सकता है तुम्हारे जेई में, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने फेयर नोट्स में लिखो। मुश्किल नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे पेपर 3 घंटे के प्रेशर में किस तरीके से आपने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, वो मैटर करता है। अगर कोई बच्चा अकेले बैठ के इसको घर पे सॉल्व करता तो हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। हाँ जी बोलिए। मैम इसमें जो m है वो मिली है। हाँ, तुम क्या सोचे थे? मैम मैं सोचा वेरिएबल है, मैं पूरा एंड तक पहुंच गया था, लेकिन फिर निकाल ही नहीं पाया। अच्छा नहीं, ये मिली मोल्स है, इसमें कंफ्यूज हो जाते थे ना, तो ऑप्शन को एक बार देख लिया करो। मिली मोल्स बोले थे निकालने के लिए ना, साथ में m होता है ना, m मोल्स, तो मैं समझ जाता मिली है। अब अलग लगा, मेरे को लगा वेरिएबल है। हाँ समझ गई, मैं समझ गई। तुमने उसको हाउ मेनी एम मोल्स करके समझ लिया, है कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे मिली मोल्स आपको निकालने हैं। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं आगे चलते हैं, और फिर मेरे को इसको इरेज भी करना रहेगा।
हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन हैंड रेज कर रहा है, बोलो। मैम जो इधर डिफरेंस निकाला है, एक बार ये बताना कैसे वैल्यू पुट कराया, वो डेल्टा टीवी देखो था या क्या था? टीपी माइनस टीएफ तुम्हें दिया हुआ है बेटा 103.5। अब यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन जो बनेगा उसका जो डिफरेंस है बॉइलिंग और फ्रीजिंग वो दिया हुआ है। और टीपी नोट तो तुम्हें पता ही है वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका 0। तो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को लिखा नहीं यहाँ पे, वहां से आया ये 3.5। ओके मैम। ठीक है चलिए इसको इरेज कर दूं। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो अपने फेयर नोटबुक में। नहीं किया है क्या, टाइम लगेगा। मैम स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फिर, तो मैं अगर मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी तो ले लो। ठीक है चलो मैं हटा रही हूँ। बेटा क्लास के बाद कैसे करोगे, क्लास के बाद तो तुम्हें ये रिमूव किया हुआ मिलेगा ना फिर, तभी तो अब बोल रही हूँ कि अपनी रफ नोटबुक निकाल के बैठो या जो भी नोटबुक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये OH नेगेटिव होगा। ठीक है आपको बोला इनमें से कौन ब्रोंसिड एसिड और बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ब्रोंसिड एसिड वो होगा जो H+ दे दे, है ना, और ये क्या होगा H+ एक्सेप्ट कर ले। तो चलो भाई तुम बता दो, ये तो तुम लोगों को आता है अच्छे से, ये तो दे सकता है ना, ये दे सकता है तो हटाओ इसको, ले नहीं सकता दे सकता है, ये भी ये ले सकता है दे नहीं सकता। आप आपको वो लेके देखना जो दे भी सकता है ले भी सकता है। OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन लेगा नहीं, ठीक है, मतलब उल्टा बोलेगा, ले गया मतलब ले सकता है, वोटर बना लेगा बट दे नहीं पाएगा, ठीक है। ये भी हटा दो। H+ भी क्या करेगा, H+ को यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट करोगे आप, हाइड्रोनियम आयन की तरह, तो ये दे देगा बट वो ले नहीं पाएगा। H2 क्या करेगा, ये तो तुम लोगों को सुना होगा तुमने लोअर क्लासेस में, इसका तो एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, वो दे भी सकता है ले भी सकता है। H+ दे भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। HSO4 नेगेटिव भी बेटा दे भी सकता है तो SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, एक्सेप्ट भी कर सकता है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या है, सल्फेट में ये ले सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है बट दे नहीं पाएगा, तो ये भी बता दो। H2SO4 दे सकता है बट ले नहीं पाएगा, लेगा तो फिर वो H3SO4 बन जाएगा। Cl नेगेटिव में H+ एक्सेप्ट कर सकता है बट दे नहीं सकता, तो यानी कि इन सब में से हमारे दो ऐसे बंदे मिले जो कि ले दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का वैसे था सवाल, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चे करके ही नहीं गए 11वीं, सही बता रही हूँ ना, इस हिसाब से कर रही हूँ। और ये वाला आप कर सकते थे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्लास में से डिस्कस हुए हैं सवाल और PYQ भी किया है, तो इसको मैं मीडियम में बोल रही हूँ, लेकिन आप कर सकते थे इसको। हाँ प्रिंस बोलो। मैम OH- का O2- ही बन सकता है? नहीं यहाँ पे देखो ना, अगर आपके पास OH- है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ले तो सकते हो इसमें, लेकिन दोगे कैसे, H- निकल जाएगा ना, तो O- नहीं बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड रुको, H+ देना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो अगर नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा ना यहाँ पे प्रिंस, फिर वो कैसे बनेगा। नहीं मैम, अगर H+ निकल जाए और O2- बन जाए, H+ कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो OH- है ना, देखो एक्सेप्ट तो करा लोगे तुम, H+ एक्सेप्ट तो कर लेगा बट वो H+ देगा कैसे, यहाँ पे तो OH- है ना, बनेगा ही नहीं वो, हाँ बनेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है प्रिंस।
तो यहाँ पे OH माइनस आंसर नहीं होगा, ठीक है। H2 और HSO4 नेगेटिव होगा। इसके लिए सबसे आसान चीज ये है कि तुम ना ऐसे करके देखा करो, दोनों बना लिया करो, H प्लस एक्सेप्ट करके करवा लिया करो और H प्लस दे के देख लिया करो कि क्या बन रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बन सकता है और कौन सा वहाँ पे नहीं पॉसिबल है, उससे पता चल जाएगा। बाकी तुम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे अगर तुमने नोट्स बनाए 11th में, तो वहाँ पे टीचर वो लिखवा देता है कि ये जो है ब्रोंज़िक एसिड और बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने नोट्स बना रखे हैं तो रिवाइज कर सकते हो, नहीं बना रखे तो फिर अभी रहने दो, जब बनाओगे तो तब देखी जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 वाला ट्राई करके देखो, बहुत ऐसा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, ना ही इसमें कैलकुलेशन की जरूरत होगी। इसको मैं चाहूंगी कि आप लोग ट्राई करो, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ट्राई करके देखो। हाँ राहुल, मैम ये तो ट्रिक से ही हो गया था। अच्छा ट्रिक से कर लिया था, कौन सी ट्रिक से किया? जो आपने बताई है। ओके, T75% वाले से कर लिया होगा तुमने। नो मैम, फिर T25/T75 इनका आपने बोला था कि डायरेक्ट रेशियो करके आ जाता है। हो याद है, सही है, याद है तो बहुत ही बढ़िया। मैम ऐसी चीजें बाकी ज्यादा बच्चों याद ने, रहती मुझे नहीं पता कैसे, बाकी बच्चों ने नहीं पता मुझे कैसे किया था, बट आप सिंपल भी कर सकते हो। अगर वो भी याद भी नहीं है किसी को, तो आप उससे भी करोगे ना सिंपल, तो भी आपसे फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। तो करके देखो एक बार। सोल्व करो अपने आप, फिर मैं पूछूंगी। ओके, करा। इसमें देखो क्या होगा। 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है आपको, हाफ लाइफ दी हुई है इनकी, ठीक है। अरे इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं वैसे करा रही हूँ, अगर मान लो वहां पे याद नहीं आई तुम लोगों को वो चीज, फिर कैसे करो। तो आपको हाफ लाइफ दी हुआ है 3/2, ठीक है। और आप लोगों को बताइए क्या होता है, ln2/k1 हो जाएगा और ln2/k2 हो जाएगा, यानी कि k2/k1 क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर देखो कितना समझ में आया, ठीक है। चलो बहुत सही, आगे चलते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ T1 टाइम पीरियड है जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और T2 वो है जब 75% हो गई है। तो 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं T1 निकालूं तो क्या होगा, 2.303/K1 लोग, स्टार्टिंग में 100% है, 25% कंप्लीट हो गई है तो 75 बचेगी, है ना। तो ये 25 पे चला था, तो ये हो जाएगा log 4/3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, log 4 माइनस log 3। ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बोलो। तो T1 क्या हो जाएगा, 2.303/K1 log 4 मतलब log 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 कितना हो जाएगा, 0.6, क्योंकि आपको बोला हुआ है log 2 इतना लेना है, माइनस 0.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सोल्व करने के बाद 0.12 आ रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ। चलिए T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2.303/K2 लोग, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है,
सॉरी 75% कंप्लीट हो चुके हैं, तो 25 बचेगा, दैट इज log 4। और log 4 अभी मैंने बताया कितना है, 0.6। ठीक है, बोलो। अब बस तुम्हें क्या करना है, डिवाइड कर लेना, इसको हो जाएगा। तो कर लेना T1 बाई T2, 0.2 K2 बाई K1, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 3/10 यानी कि 0.3:1। ठीक है क्या, ये बनेगा। यस अभी किसने ज्वाइन किया भाई क्लास को? ऋषि हो क्या आप क्लास में? हेलो, किसका आवाज आ रही है पंखे चल रहे? ठीक है, 36 पे आओ। 36 क्या कह रहे हैं, ये तो कर लिया होगा भाई, सिस और ट्रांस में रिश्ता, स्पीड वाइज नंबर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 37 पे। ये मैं बता रही हूँ, जेई में नहीं आएगा तुम्हारे सवाल, अगर तुम्हें लग रहा होगा, बेशक कितना पेपर आसान बना रहा हो, ये सवाल कभी भी नहीं पूछेगा। आ जाओ 37। आपको ओके, अगेन इक्विलिब्रियम से सवाल है। S1, S2, S3, S4 सोलिबिलिटीज दे रखी हैं AgCl की वाटर में, और आपको बोला हुआ है वाटर में दी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड में, NaCl में और AgNO3 में। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ा है तो ठीक है, वरना मैं समझा देती हूँ। देखो, AgCl आपको पता है स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट होता है, ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है बेटा पानी में। ठीक है, पानी में बता रही हूँ, तो पहले इसकी सोलुबिलिटी जो है पानी में ही देखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है, फिर AgCl में क्या डाला, कैल्शियम क्लोराइड डाला। एक बार बताओ, जब कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2Cl नेगेटिव। तो तुम एक बात बताओ, AgCl में ये डालने की वजह से Cl की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है मैम, बढ़ गई है। अगर Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, दैट इज इन बैकवर्ड। तो ये पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था, अब ऊपर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, AgCl डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कॉमन आयन इफेक्ट की, कॉमन आयन का, उतना सोलुबिलिटी कम होती है। यहाँ पे चेक करो NaCl, NaCl में एक Cl नेगेटिव होगा, 0.01 था, यहाँ पे 0.02 था कैल्शियम क्लोराइड में। तो NaCl में भी सोलुबिलिटी कम होगी, लेकिन एज कंपेयर टू CaCl2 ज्यादा कम नहीं होगी। तो अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो मैं बोल सकती हूँ ना S3 ज्यादा होगा S2 से। बोलो, सोलुबिलिटी इन केस ऑफ थर्ड NaCl ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे Cl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, यहाँ पे 0.03, और वाटर में तो इनसे ज्यादा ही होगी, बिकॉज कोई कॉमन आयन नहीं था। फिर आ जाओ AgNO3। AgNO3 में तो क्या हो रहा है बेटा, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव में टूट रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे ज्यादा है। देखो ना, Ag प्लस आयन की तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब उतनी सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो S4 है वो सबसे क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। समझे, ऐसे होने वाला है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। पूरे क्वेश्चन को रिपीट करना है मुझे, है? हाँ दर्श। मैम S2 और S4 में कैसे किया था कंपेयर? S2 और S4 में देखो, S2 में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 है ना Cl नेगेटिव की। यहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.05 कॉमन आयन की। तो जितनी ज्यादा कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी फ्रेंड्स, उतना क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में तो जाएगा ही जाएगा, सोलुबिलिटी और कम हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए S4 की सोलुबिलिटी सबसे कम है।
S1 की सबसे ज्यादा, फिर S3 की, S2 की, S4 की। इसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो शायद मेरा 50-50 बात आपको समझ में आई होगी, 100 शायद नहीं भी आई होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है। 38 पे आओ, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रो से था, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रो से था। क्या होगा देखो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूसेस, ये पूछा है, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है assuming 75% accuracy है efficiency, but current should be employed to achieve a production rate of 1 mole of H2O negative per hour। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे ये इसमें कन्वर्ट होता है, 75% की करंट की एफिशिएंसी है। तो आपको बोला है कि आपको कितना करंट जो है देना पड़ेगा इसकी प्रोडक्शन के लिए, 1 मोल ऑफ H2O नेगेटिव कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बताया था मैंने तुम लोगों को, ये वाला याद है? किसको याद है ये वाला फॉर्मूला? बताओ बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, शाबाश, ठीक है। आगे चल रही हूँ बेटा। तो ये क्या होता है, Z इक्विवेलेंट बाय 96500 और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कई बच्चे तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, पता नहीं इससे ज्यादा क्या जरूरी है। सबसे मैं मंगवाऊंगी कि कहाँ तुमने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ठीक है ना, बोलो। यस यस मैम। यस मैम। तो 1 बाय n फैक्टर इंटू 96500 I इंटू T इंटू ये, ठीक है। चलो तो इसको मैं हटा दूं। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं मैम, 1 तो दे रखा है। n फैक्टर कैसे निकालेंगे देखना एक बार, तो कर देना, यहाँ पे सल्फ कर दो है। देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2, यहाँ 2 की कमी है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे 2 का होगा, तो n फैक्टर को यहाँ पे क्या लोगे आप, 2 लोगे। तो 1 मोल है, 1/2 इंटू 96500। करंट हमें निकालना है, टाइम आपको 1 घंटा दिया हुआ है, सेकंड में निकालना है, तो 60 इंटू 60 इंटू करंट एफिशिएंसी आपको इतनी दी हुई है। तो इसको सोल्व करके आपको सोल्व करना था। तो 2 0 से 2 0 नहीं, या एक काम करो, ऐसे कर लो, 25 3 ये 4 पे गया, और ये आ गया तुम्हारे पास 2 0 से 2 0 करती, नहीं, ये 27 बन गया। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, बस इसको सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, तुम्हारा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके भी करोगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा होगा तुम लोगों का, अगर किसी ने किया था तो 71 के आसपास इसका आंसर आ रहा, ठीक है। ऐसे करना था ये सवाल। लेंथी थे क्वेश्चन, क्योंकि दिक्कत ये थी इसमें पेपर में कि 60% वेटेज सिर्फ और सिर्फ 11th का था, 40 12th का था, और 11th में मेरे ख्याल से जो भी चैप्टर आए हैं वो फिजिकल के ही थे, है ना। तो वो पेपर ऑटोमेटिकली लेंथी बन गया तुम लोगों का। तो यस ये था, बट ठीक है। 50-50 था या 60-40 था, आर यू श्योर? 50-50 था क्या? 50 था। 50-50, ओके ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन, चलो भाई, ये था, मैं बोलूंगी लेंथी थी कैलकुलेशन काफी ज्यादा। ऐसे वाले क्वेश्चन को तुम्हें स्किप करना है जेई में भी। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए आया था तुम लोगों का,
तो जो इस क्वेश्चन पे लग गया वो बहुत लंबा, मतलब हद ज्यादा लंबा सोल्व हुआ होगा और कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, क्योंकि आपको ना इस सवाल को उस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि आपका ये या ये आ जाए, ताकि आप उसकी वैल्यूज कर पाओ। और ये इतना आसान नहीं है करने का। मेरे को जब मैं सोल्व कर रही थी मुझे भी काफी टाइम लग गया इसको सोल्व करने में, 5-7 मिनट मेरे भी खा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो फिर भी करते हैं क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो इसको करना तो बनता ही है सोल्व। तो आप देखो आपको क्या पूछा गया है, टेबल दी हुई है, क्या हो गया, टेबल दी हुई है और पूछा है कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो स्टार्ट किया है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 एंड 1 मोलर, ए बी निकाल के, हाँ यस वो तो निकल जाएगा लेकिन बाद में लंबी कैलकुलेशन है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है 50 मिनट बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। देखो रेट तो आप तब निकालोगे जब आपको रेट लो पता होगा। तो सबसे पहले तो ए और बी के रिस्पेक्ट में तुम्हें ऑर्डर बताना था, तो वो तो शायद सबने निकाल लिया होगा, मेंस में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बट हाँ एडवांस लायक था बिकॉज 4 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे थे। बट अगर मेंस में आता है तो फिर आप छोड़ देना, एडवांस में आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें आपके पास अच्छा खासा वहां पे टाइम मिलता है। ठीक है, चलो तो अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना तो बी की सेम ले लो, तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये भी कितना हुआ, लगभग 2 टाइम्स हुआ। तो ए के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है। बी के लिए ए की सेम ले लो, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है बट रेट नहीं चेंज हो रहा, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, यानी कि रेट जो है सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। इतना हो गया, बताओ भाई, इतना तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 50 मिनट पे। ठीक है, यानी कि ये, अब ये निकालने के लिए तुम्हारे पास 80 भी नहीं है ना ही के है, तो के यहाँ से निकाल के आओ। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लो, तुम्हारा जो मन करे। मैं 1 वाला ले लेती हूँ। रेट दिया हुआ है इसमें, ये रेट कौन से मुझे निकालना है और कंसंट्रेशन ये दीजिए, तो के आ जाएगा तुम्हारा 6.93 0 into 10 पावर कितना हो जाएगा ये -3। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes. चलो आ गया। के आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे के आने के बाद करोगे आपको 80 निकालना पड़ेगा। आपको ये तो पता चल गया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब तुम्हें ना यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, K is equal to 2.303 by T log A0 by 80। अब तुम्हारे पास क्या क्या है, K है, हाँ मैम ये निकाला, ठीक है। इसको एक काम करो, ये ले लो, एक मिनट रुको ना, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे ना -6 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये 4 हो गया तो टाइम आपको 50 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, हमें सेकंड में बोल रहे हैं ना, तो 50 × 60 बाय 2.303। अब तुम्हें देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब तुम्हें इन वैल्यूज को कुछ इस तरीके से लाना पड़ेगा ताकि तुम्हें जो वैल्यूज गिवन है ना उससे तुम जो है सोल्व करो, क्योंकि जेई में है ना वो भी वैल्यूज दे रखी होंगी तुम्हें, तो तुम उससे, क्योंकि उसमें तुम्हें एंटी लोग नहीं मिलेगा है ना, उसकी कोई बुकलेट नहीं मिलेगी, वो तुम्हें वहां पे गिवन होगा, तो तुम्हें उसको यूज करके निकालना है। आप समझ रहे हो सवाल को, मेरे सवाल को। इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो -4 ये तो हो जाएगा तुम लोगों का 6.930 × 10⁻⁻4 0.693 हो जाएगा अगर सोल्व करोगे तो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3000। अब तुम ये बताओ मुझे कि 0.693 होता क्या है,
Ln2 होता है Ln2, याद करो Ln2 यस मैम। 0.9। यस तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखना चाहती हूँ, और Ln2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2.303 लोग। देख रहे हो मैंने इंटेंशनली बनाया है ऐसा, मेरा बहुत बड़ी चीज सोल्व हो गई है यहाँ से। log 2 क्या लोगे, log 2 आप ले लेना 0.3 ले लो या 0.3010 ले लो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, ठीक है क्या। अब यहाँ से फिर सोल्व करना है तुम्हें। ए नोट आपको दिया हुआ है 0.5, जब तुम्हारा यहाँ से 80 निकल के आएगा ना, फिर वो यहाँ पे पुट करना है, के की वैल्यू पुट करनी है, फिर जाके कहीं तुम्हारा रेट आएगा, फिर जाके कहीं पे सॉरी फिर जाके कहीं तुम्हारा रेट आएगा। तो बेसिकली इस सवाल में तुमसे रेट लो पूछा, फिर रेट कौन से निकलवाया, फिर तुमसे 80 निकलवाया, फिर तुमसे रेट निकलवाया 50 मिनट बाद। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, तो इस वाले पेपर में शायद छोड़ के आए होगे तुम, बट इसको जो करने का तरीका था वो ये था। या तो आप 80 ऐसे भी निकाल सकते हो, ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपको कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, उसके हिसाब से फिर वहां पे वो निकल के आएगा, ठीक है। चलिए 40 ये तो कर लिया होगा, या ये भी नहीं करके आए, इसमें तो तुम मेरे से बढ़िया वाला चाटा खाते अगर ये भी नहीं करके आते तो। 1.73 का मतलब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक। चलो ये तो पता है तुम लोगों को, सिमरन किया था आपने ये, यस मैम। ठीक है। एक है तो मतलब आप देख लो वेनेडियम +2 में होगा, कहाँ पे होगा, तो +5 में तो हमें पता ही है अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो +4 में होगा एक। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी बहुत आसान था वैसे तो। आपको बोला है CO2 जब डिजोल्व किया पानी में तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दे रखी है। तो आपको पता ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लिख लो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, HCO3 नेगेटिव की, CO2 की, वाटर की तो आप यूनिटी लेते हो, ये तो बहुत आसान था। ओके, पीएच आपको दिया ही हुआ है 6, तो हाइड्रोनियम आयन की क्या हो जाएगी 10⁻⁻⁶, ये आपको निकालना ही था। किसी को बस ये भी पता हो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं तो हो जाएगा। और ये दिया हुआ था आपको 3.8 × 10⁻⁻7, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अरे हंस क्यों रहे हो, इसमें मैंने कोई जोक सुना दिया क्या? मैम गलती से क्लिक हो गया वो। अच्छा। बताओ भाई अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, 26 से 41 तक के सवाल करा दिए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ताकि मैं फिर आगे 42 से 50 तक लूं, क्योंकि आगे भी लेंथी कैलकुलेशन है। फटाफट से मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से देखो भाई इसको, जल्दी से नजर दौड़ाओ। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो मेरे से फटाफट से, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट देख लो। और जिसने नहीं लिखा है लिख लो, क्योंकि मैं तुमसे मंगवाऊंगी फिर मेरे को मत कहना। करो भाई। और मुझे थम्स अप कर देना।
हो गया, बताओ भाई। चलूं? चलो। गर्मी अब अच्छा, दिल्ली में मौसम कैसा है तुम लोगों का भाई? अभी है बारिश? है? मैम आज तो नहीं ड्रिल होती है। मैम आज नहीं हुई अच्छा, बस कल कल हुआ था क्या? हाई अलर्ट हुआ था? मैम, बस मैम आज ही नहीं हुई, वरना तो मैम डेली हो रही है। आज ही नहीं हुई? अरे आज होना चाहिए था ना फिर ऑफलाइन टेस्ट, है ना? आज होना चाहिए था। अरे, चलो। अच्छा, हिमाचल में तो बहुत तूफान चल रहा है। आज तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी है। चलिए, रुके नहीं। अच्छा, तुम लोगों के स्कूल लगे थे फिर हिमाचल में आज? आज ही लगे। यस लगे? यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो फेवरेट सवाल है, ये तुम्हें हर जगह मिलेगा। जितनी बार मॉक टेस्ट दोगे उतनी बार मिलेगा, और जितनी बार जेई के तुम्हें किसी शिफ्ट में भी देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि काफी फेमस है। एक तो ये वाला फेमस है, एक ये वाला फेमस है एग्जाम्पल, काफी ज्यादा। चलिए आइए। तो भाई साहब, ये तो हमें पता ही है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, प्लस माइनस, है ना? एक क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये भी ठीक है। प्लेनर तो है नहीं, अगर प्लेनर होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। तो ऑप्शन सी, आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या? मैम एक इसमें रोटेशन वाली बात बता दो कैसे। देखो, याद है तुम्हें जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म करा रही थी तो मैंने कहा था जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो वो घुमाएगा या तो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये मैम बस यही बात याद नहीं थी। भाई ये तो गलती कर दी ना, याद होनी चाहिए थी। क्या नाम है? मैम इसलिए गलत हो गया ये। चलो कोई नहीं। 43 किया था क्या किसी ने? ये डी ब्लॉक का था भाई, ये तो करना चाहिए था तुम लोगों को। मैम हो गया था। हो गया था? अरे क्या बात है, बहुत सही है यार। ये वाला भी करना चाहिए था तुम लोगों को, और ये भी करना चाहिए था। देख, लास्ट में देखेंगे कितने मैंने लिखे ये करने चाहिए थे। क्यों नहीं किया? ये क्या डाउन, ये क्या थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? चाटा लगाओ अपने मुख में, क्यों नहीं करके आए? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था डी वाले पे, डी ब्लॉक एलिमेंट में, कि इसकी जो बैलेंसिंग है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल भी कराए थे, मुझे याद है अच्छे से। करके आना चाहिए भाई। तुम देखो 43 वाला ही कह रही हूँ। मैम किया था 43। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना नहीं किया था, इसीलिए। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि पेपर में ये वाले क्वेश्चन भी तुम छोड़ के आओगे फिर नंबर नहीं बनेंगे कहीं पे भी, मैं बता देती हूँ। आगे चलते हैं। क्या बोल रही है? ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीडेट टाइम का बाय पर मैग्नेट टाइम। तो आप लोगों को मैंने बखूबी बताया था कि ये Mn+2 में चेंज होता है 135 बना नाम के एक ट्रिक से। ठीक है, ऑक्सीडेट किस में होता है चेंज? CO2 में होता है। बैलेंस कर लेना कार्बन को, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, तो n फैक्टर 1 का होना चाहिए, बट ये 2 कार्बन की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है ना, सेम करना होता है।
तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना। Rn हो के नहीं है क्लास में, तो यहाँ पे बनेगा 2MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे बन जाएगा बेटा 5C2O4 2 नेगेटिव, ये देगा 2Mn+2 एंड ये दे जाएगा 10CO। ठीक है, यही हो, लग नहीं रहा है वैसे मेरे को। ठीक है, सो आपको क्या बोला, बैलेंसिंग भी करनी है ना, तो याद करो सबसे पहले अपन क्या करते थे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल लगाते थे। तो यहाँ पे कितने हैं, 8 और 20, 28, 20, यहाँ पे 20 है, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और फिर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं यहाँ पे 16H+, तो बस हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, x मोल ऑफ परमैग्नेट यानी कि 2, y 5 और z 60। अब तुम इसको रेडॉक्स का बोल लो या फिर डी ब्लॉक का बोल लो, मैं डी ब्लॉक का बोलूंगी क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे चलो। शांत क्यों, किसी ने डांट लगा दी क्या? आ रहे हैं फिर कल ऑफलाइन में कौन था लोकेश सर के अलावा, बताना जरा। मैम सिर्फ लोकेश सर। अच्छा, और कोई नहीं था? ठीक है, और फोन कहाँ थे तुम्हारे, तुम सबके जो ऑफलाइन गए थे? बैग में। बैग में, और बैग कहाँ रखवा दिया था? आगे। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, मनीषा मैम का वेट करते करते रह गए। अरे कोई नहीं, अगली बार भेजेंगे मनीषा मैम। चलो ठीक है, चलो भाई 44 पे आओ, 44 पे आते हैं, अगली बार भेज देंगे मनीषा मैम को। ठीक है, चलिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इफ एट एनी गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, कैसे किया था राहुल? राहुल ने टॉप किया लगता है इस बार तो। राहुल बताओ, गलत का हो गया था। राहुल कैसे किया था? मैम इसमें हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, उसकी वैल्यू 2 × 10⁻³ है। आपने बोला था अगर 10⁻³ से कम होगी वैल्यू तो वो बैकवर्ड में जाएगी और मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वो रिएक्टेंट में रहना चाहेगा। और फिर इसमें बोला हम इसमें रिएक्टेंट क्वोशिएंट निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन तीनों की बराबर दी है, तो वो हो जाएगी B/C/A²। तो फिर वो कट के 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पे ना तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, जब भी तुम्हें के की वैल्यू दे रखी हो और डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए बोल रखा हो, तो रिएक्शन क्वेश्चन जैसा कुछ दिया होगा तो क्यू निकाल लो तुम, तो ये 1 आ जाएगा जब तुम वैल्यू पुट करोगे B/C/A², है ना, तो ये आ जाएगा 1। हो गया था, बहुत बढ़िया। तो Q जो है वो KC से बड़ा है, तो मैंने कहा था अगर Q KC से बड़ा है तो फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड में जाएगी, और आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी आप लोगों को करना चाहिए था, मैंने करवाया था क्लास में, पी ब्लॉक में बताया था शायद मैंने, पता नहीं कहीं तो बताया था, याद नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा नजर दौड़ाओ। BF3, ठीक है, BBr3, BCl3, मैं यहाँ पे Bi3 और बना देती हूँ। तो तुम्हें अगर याद हो तो इसके पास वैकेंट पी और वाइटल है, और इसमें कुछ रटने जैसा तो था भी नहीं जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसके वैकेंट पी और वाइटल में भेजेगा 2p 2p, बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। 2p 5p बैक बॉन्डिंग बेकार होगी, बेकार होगी तो इसकी बुक कम नहीं हुई, और अगर इसकी बुक कम नहीं हुई तो सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा हो जाएगा, बोलो? Bi। ठीक है, ये करना था आपको,
ये शायद ना आप लोगों का क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, तब मैंने शायद समझाया था, मेरे को याद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तब मैंने समझाया था। 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के। चलो उसके बाद आते हैं हम 46 पे, ये हटा रही हूँ मैं। 46 में आपसे क्या पूछा, बेसिक और एम्फोटेरिक पूछा है। चलो भाई ये भी करवाया था मैंने, लेकिन इसमें मैंने Mn3O4 का नहीं बताया था। इसको तुम एक और नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। देखो MnO क्या है, Mn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बेसिक होगा। मैंने याद बताया था +1 +2 और +3 वाले जर्नी बेसिक होंगे, हायर वाले तुम्हारे एसिडिक होंगे, और मीडिएटर यानी कि +4 वाले एम्फोटेरिक होंगे, और कुछ कुछ ऐसे थे जो +3 वाले भी एम्फोटेरिक थे। ठीक है, तो जिसकी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद है Mn2O3, ये भी Mn+3 में है, तो ये आपका बेसिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। MnO2 आपका +4 है, ये एम्फोटेरिक में आ जाएगा, ये तो शायद लिख पाया भी होगा मैंने। MnO3 +6 में एसिडिक होगा, +7 में एसिडिक होगा, तो ये हटा दीजिए। Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, बता देती हूँ मैं ये। Mn3O4 बेटा MnO में एग्जिस्ट, मतलब MnO से मिलके बना है, और किसका ऑक्साइड है ये, Mn2O3, इससे ये है बना है बेसिकली। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3, तो अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और कंपैरेटिवली एसिड की तरह। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आता है, M4। इसको अपने नोट्स में ही लिख लो, जहाँ मैंने लिखवाए थे ना डी ब्लॉक के, वहीं पे लिख लो ताकि आगे रिवाइज करो तो हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो बेसिक प्लस एम्फोटेरिक मिला के कितने हो जाएंगे आप लोगों के, 4। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। हाँ, क्योंकि उसमें एक बेस की तरह, मतलब एक कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा और एक ज्यादा वाली, तो कंपैरेटिवली एसिड और एक बेस की तरह बिहेव करेगा, तो उसको आप एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं बोल रखा वैसे, बट ये एम्फोटेरिक में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हो गए 46 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लास्ट के 4 क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले फटाफट से आसान वाले कर ले, ये तो कर लिया होगा 49, एक ही है यहाँ पे GI जो दिखाएगा, इसमें है ट्रांस में। ठीक है, 58 देखो, 50 में क्या है, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा S दिया हुआ है, आपको डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि Y की वैल्यू, और ये इक्वेशन गिवन है आप लोग। ठीक है जी, तो क्या करें फिर, बताओ भाई, डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। तो डेल्टा G0 कैसे निकालोगे, G माइनस NF T0 सेल। इसका तरीका बता देती हूँ, ये थर्मोकेमिस्ट्री से है, यस बेटा। तो N कितना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, दिया ये वो आपको फैराडे, और ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये जो करोगे इसको कैलकुलेट तो जूल में आएगा। आप एक काम करना, क्योंकि आपको आंसर किलो जूल में देना, तो मेक श्योर कि डेल्टा G और डेल्टा S शुड बी इन किलो जूल। तो इसको कैलकुलेट मैं करूँ क्या, कैलकुलेशन ऐसे वाले क्वेश्चन की लंबी होती है थोड़ी। 4 × 96500 × 1.23 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा बेटा -474.78 किलो जूल में। ठीक है, प्लस T क्या होगा, 298 केल्विन, डेल्टा S नोट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आप डेल्टा H नोट निकाल सकते हो, बोलो जी। लेकिन ध्यान रखना, वो डेल्टा H क्या आएगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो डेल्टा H रिएक्शन का आएगा, आपको निकालना फॉर्मेशन। याद करो, फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड जब बनता है तब आप निकाल दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो 2 मोल के लिए आएगा। आपको निकालना किसके लिए बेटा, 1 मोल के लिए निकालना है। तो बस उसको जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है इसका, 285 है शायद। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं, बट मुझे ये याद है जब एक बार आप लोगों का टेस्ट हुआ था तो मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कशन में बताए थे। अब पता नहीं कितने बच्चों ने वो समझा या नहीं समझा,
ओके नेक्स्ट चलते हैं हम 48 पे चलते हैं। तो 48 किया था क्या, ज्यादा मुश्किल नहीं था वैसे ये सवाल। आपको मोल्स बताने थे नाइट्रेट के। किसने किया था, कोई मुझे बताएगा? मैम गलत हो गया। गलत हो गया था। और बताओ किसने किया था? किसने नहीं किया था? आदर्श कैसे किया था? मैम पहले हाफ हाफ कर लिया इसको, अच्छा मैम फिर हाफ करके पहले आर्सेनिक में 2 जोड़ा था आगे, फिर ऑक्सीजन के लिए H2O लगाए थे 4H2O, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8H+, फिर चार्ज बैलेंस किया था हम इलेक्ट्रॉन से, फिर हाफ रिएक्शन दूसरी की थी नाइट्रोजन वालों के साथ, फिर हाँ। उसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे जो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले थे उसको ऊपर के वाले के साथ और ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ, तो 10 आया था देखो लास्ट में। इसमें ना आप लोगों को पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पता क्यों? क्योंकि उसने पूरी बैलेंसिंग नहीं पूछी आपसे, आपसे सिर्फ ये पूछे कितने नाइट्रेट आएंगे, मोल्स होंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले तुम लोगों ने इसको 2 से कर लिया होगा। अब सबसे पहले तुम आर्सेनिक का निकालो एन फैक्टर, फिर सल्फर का निकालो, क्योंकि हमें आर्सेनिक सल्फाइड इसका टोटल चाहिएगा, राइट? सो दैट वी कैन बैलेंस द इक्वेशन। सो आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्सेनिक है +5 में, और यहाँ पे है सल्फर पे -2 का होता है ना सल्फाइड, तो ये हो जाएगा अपना +3। तो +3 से +5 एन फैक्टर 2 का होगा, लेकिन वो एक आर्सेनिक का होगा, 2 के लिए 4। सल्फर -2 से 0 है तो एन फैक्टर 2 का होना चाहिए, लेकिन वो एक सल्फर के लिए, 3 के लिए कितना हो जाएगा 6। तो टोटल इसका कितना आ जाएगा मेरा बेटा 10। ठीक है चलिए। अब उसके बाद NO2 से नाइट्रेट, सॉरी NO3 नेगेटिव से NO2, तो कितने का चेंज है? +5 से +4, एक का ही चेंज है ना। तो आपको पता है बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना पड़ता है। पहले यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10 से। तो बस कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे तुम्हें नाइट्रेट के? 10। तो आंसर वुड बी 10। ऐसे करना था, तुम्हें वो पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। कभी भी ऐसा सवाल आए ना डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस नहीं करने की जरूरत। पूरी कर दी थी तो कोई बात नहीं, आगे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो इफ यू वांट टू सेव योर टाइम। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन था अपना बेटा इसका आयनिक इक्विलिब्रियम का। मेरे को ना एक बार ये 48 वाला बेटा रिमूव करना पड़ेगा, एक बार आप फटाफट नोट डाउन कर लो क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। मुझे कंफर्म कर दो कि हो गया है क्या। अंजलि है क्या क्लास में? अंजलि, सुनिधि, श्रुति, पढ़ रहे हो क्या भाई तुम लोग? नहीं, आप लोगों को थम्स अप नहीं देना, आप लोगों को अपना माइक अनम्यूट करना है। यस मैम। यस मैम। राहुल अंजलि, राहुल अंजलि नाम सुन के ना मेरे को मूवी की याद आ जाती है। कौन सी मूवी है वो, कोई बताएगा मेरे को? DDLJ कभी कुछ कभी कम ना कुछ होता है। कुछ कुछ हाँ DDLG में तो राज सिमरन थे ना। अब सिमरन तो है हमारी, राज नहीं है कोई क्लास में, राज नहीं है। और वो कौन सा था, और कौन सा बोला तुमने? कभी खुशी कभी गम में तो उसमें भी राहुल अंजलि है, हाँ मैम है ना कुछ होता है। उसमें भी, लेकिन कभी खुशी कभी गम में भी वही है, राहुल अंजलि है जहां तक मेरे को याद है ना, यही नाम होगा कोई में। चलो ठीक है, फेवरेट मूवी है मेरी। चलो आ जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वीक एसिड HA विद स्ट्रॉन्ग बेस, इतना दिया हुआ है। हाँ पॉपुलर नेम है, बहुत सारी मूवीज में यही दोनों नेम यूज किए हुए हैं उन्होंने। पीएच बतानी है आपको इसके लिए। देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है बेटा? ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि आपको सोल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है। अगर इसके साथ वीक एसिड की भी दे रखी होती तो फिर एसिडिक बफर का क्वेश्चन बन जाता वो।
तो आपको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो हाफ ऑफ pKw प्लस log C प्लस pKa। जिसको पता था ठीक है, नहीं पता था ठीक है। अब तुम्हारे पास C है, pKw Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 होता है, बट तुम्हारे पास ये नहीं है। अब ये कैसे निकाल के आएंगे, सोचो कैसे निकाल के आए। देखो एक काम कर सकते हैं, जब HA को तुम डिसोसिएट कराओगे तो H प्लस A नेगेटिव में टूटेगा, तो Ka क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं H प्लस A नेगेटिव HA, है ना। और HA को इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ले लो, लेट्स से कोई बेस है OH नेगेटिव, तो ये किसमें होगा बताओ भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा वाटर और A नेगेटिव। देखना एक बार ठीक है क्या। अब इसके लिए तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, हाँ मैम, A नेगेटिव HA इंटू OH नेगेटिव। वाटर मत लिखना ठीक है, उसकी यूनिट लेनी है। तो एक काम करते हैं कि इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर दो Ka से, तो देखना क्या बनेगा, 1/H प्लस इंटू OH नेगेटिव, ये बन जाएगा। एक बार कंफर्म करो ना एक बार सारे बच्चे, प्रिंस, सुमित, आर्यन, संदीप, आरुष, सिमरन, Yes. पलक, साजिया, यही बनेगा। Yes, ma'am. और हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस इंटू OH नेगेटिव, तो मैं इसको ये लिख देती हूँ। तो K इक्विलिब्रियम आपको शायद दिया भी हुआ है, 10 की पावर 9 दिया हुआ है, तो 10 की पावर 9 इंटू 10⁻⁻14 Ka आ जाएगा, और Ka आ जाएगा बेटा 10⁻⁻5। अब जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। क्या यहाँ पे पुट करके आ जाएगा, जब Kw 10⁻⁻14 होता है तो pKw 14 हो जाएगा। C की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें शायद दे ही रखी है, कितनी 0.1 दी हुई है ना सोल्ट की, तो log 10 की पावर -1 क्या आ जाएगा, -1, और pK क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास सारी चीजें थी, बस हमारे पास पीके नहीं था, और पीके के लिए तुम्हें भाई साहब के चाहिए। अब के कैसे निकाल के आओगे, वो तुम्हें इसको यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ था ये चैप्टर ठीक है, वरना इट्स ओके। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने तुम क्वेश्चन कर सकते थे सही। एक तो ये वाला कर सकते थे, देखना मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, 49 है ना एक, और 45 मैं वो आसान आसान बता रही हूँ, 2 3 4 42 है ना, 5 6 7 8 9 10 11। मतलब ये सिर्फ मैंने वो बताया तुम्हें जो 12th के चैप्टर से थे। कितने हुए 11, 11 को मल्टीप्लाई करना 4 से 44, और अगर मैं इसको भी थोड़ा कम करूं 10 मान लो, तो कितने आने चाहिए थे तुम्हारे 40। अब ये मैं हवाबाजी में नहीं कह रही, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन मार्क किए हैं जिनको ये होता है कि अरे यार पता नहीं हमने तो 11th पढ़ी ही नहीं, तो देख लो अगर 11th भी नहीं पढ़ी, सिर्फ 12th की भी मैंने वो वाले क्वेश्चन लिए हैं जो तुम कर सकते थे, तो भी तुम्हारे 40 नंबर बन सकते थे। बाकी तुम देख लो तुम क्या गड़बड़ करके आए हो। मेरी तरफ से ये था, अगर इसमें किसी को डाउट है तो तुम पूछ सकते हो मेरे से, और नहीं है डाउट तो फिर सो सकते हो, मतलब खाना खाओगे फिर सो जाओगे। मैम 29 क्वेश्चन में आपने थोड़ा गलत कर दिया हो। 29 में क्या करा है मैंने, हम ऑप्शन शायद गलत कर दिया था। हाँ यार, थैंक यू। तो ऑप्शन आपका ये आएगा, ठीक है।
47 कौन सा है बेटा? 47, अच्छा ये वाला क्या? इसको लिखना है क्या? थोड़ा ढंग से लिख लेना। ये लो, ठीक है। नोट्स में ही इसको लिख लेना। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना तुम आने वाले टाइम में भूल सकते हो, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप अपने उसमें लिख लिया करो नोट्स में। ये सच में बता रही हूँ, बहुत काम आता है ये चीज। जिन बच्चों को सुनना है वो ले सकता है एडवाइस, जिसको नहीं सुनना है वो तो मेरे को कोई अब फर्क भी नहीं पड़ता फिलहाल, ठीक है। सो अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, ठीक है। आंसर की किस चीज की? मैम डीपीपी 3 की। हाँ तेज बोलो थोड़ा। मैम डीपीपी 3। हाँ वो भी भेजना, उसमें देख लो, रिसोर्स शीट में अपलोड कर दिया मैंने, बाकी मैं यहाँ पे भी भेज देती हूँ, ठीक है। और तो भेज दीजिए ना, 2 की तो भेज दी ना मैंने, यस ठीक है। आंसर की का बड़ा इंतजार रहता है भाई तुम लोगों को।